देखिए, यह सवाल सुनने में बहुत डरावना लगता है। अगर भारत पर एक साथ परमाणु हमला हो जाए तो क्या होगा? लेकिन यह सिर्फ डर की बात नहीं है, यह एक बहुत जरूरी विषय है जिसे समझना हर नागरिक के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक हम खतरे को समझेंगे नहीं, तब तक हम उससे बचने की, उसे रोकने की सही समझ भी नहीं बना पाएंगे। तो आज इसी गंभीर विषय को शांत दिमाग से तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए, परमाणु हथियार आम बमों से बिल्कुल अलग होते हैं। एक आम बम का असर सीमित इलाके तक रहता है, लेकिन परमाणु हथियार का असर 3 तरह से फैलता है। पहला, तेज धमाके और गर्मी से, जो आसपास की हर चीज को तबाह कर देती है। दूसरा, विकिरण यानी रेडिएशन से, जो धमाके के बाद भी लंबे समय तक असर डालता रहता है। और तीसरा, इसका मनोवैज्ञानिक असर, यानी डर, अफरा तफरी और समाज पर पड़ने वाला गहरा सदमा। ये तीनों मिलकर परमाणु हमले को बाकी सभी हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अब सोचिए, अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहला असर क्या होगा? जिन शहरों पर सीधा हमला होगा वहां भारी तबाही होगी। इमारतें गिरेंगी, बिजली पानी की व्यवस्था ठप हो जाएगी, अस्पताल खुद बुरी तरह प्रभावित होंगे और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। लेकिन असली मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जो शहर सीधे हमले की चपेट में नहीं आते, वहां भी अफरा तफरी फैल जाएगी। लोग पलायन करने लगेंगे, सड़कों पर भगदड़ मचेगी, राशन और जरूरी सामान की कमी हो जाएगी और सरकार के लिए इतने बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात समझिए, विकिरण का असर धमाके के बहुत बाद तक बना रहता है। जो लोग सीधे धमाके से बच भी जाएं, उन्हें रेडिएशन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जो हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों बाद भी असर दिखाती हैं। खेतों की मिट्टी दूषित हो सकती है, पानी के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं और लंबे समय तक उस इलाके में जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों की कहानियां आज भी दुनिया को यह चेतावनी देती हैं कि परमाणु युद्ध किसी भी हालत में जीत नहीं होती, सिर्फ तबाही होती है। तीसरी बात, और यह बहुत जरूरी है समझना, अगर भारत जैसे घनी आबादी वाले देश पर ऐसा हमला हो तो असर सिर्फ भौतिक नुकसान तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे समाज की बुनियाद हिला देगा। स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, व्यापार ठप पड़ जाएगा, यातायात व्यवस्था टूट जाएगी और सबसे बड़ी बात, लाखों परिवार अपनों को खो देंगे। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों की, सपनों की, रिश्तों की बात है जो एक पल में मिट सकती हैं। अब सोचिए, ऐसे हालात में देश की व्यवस्था कैसे संभलेगी? यहीं पर समझना जरूरी है कि हर देश, खासकर परमाणु ताकत रखने वाले देश, इसी वजह से आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तंत्र बनाकर रखते हैं। भारत में भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी संस्थाएं हैं जो किसी भी बड़ी आपदा की स्थिति में राहत कार्य, निकासी और पुनर्वास की योजना बनाकर रखती हैं। सेना, अर्धसैनिक बल और स्वास्थ्य विभाग ऐसी आपात स्थितियों के लिए लगातार तैयार रहते हैं ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। अब एक और जरूरी पहलू समझिए, भारत की परमाणु नीति। भारत ने शुरू से ही एक बहुत सोच समझी नीति अपनाई है जिसे नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत कभी भी सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत के पास इतनी मजबूत जवाबी क्षमता है कि वो करारा जवाब दे सके। ये नीति असल में एक तरह की रोकथाम है। दोस्तों, इसे डिटरेंस कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि कोई भी देश ये सोचकर ही डरे कि अगर उसने हमला किया तो जवाब में उसे भी उतना ही या उससे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी डर की वजह से दोनों तरफ के देश हमला करने से बचते हैं और यही डिटरेंस पिछले कई दशकों से दुनिया को बड़े परमाणु युद्ध से बचाए हुए है। अब सोचिए, अगर ये डिटरेंस टूट जाए और सच में हमला हो जाए तो क्या होगा असर पूरी दुनिया पर? यह सिर्फ भारत या किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। बड़े पैमाने पर परमाणु धमाकों से उठने वाली धूल और राख वायुमंडल में फैल सकती है, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचेगी, तापमान गिर सकता है और खेती बाड़ी पूरी दुनिया में प्रभावित हो सकती है। वैज्ञानिक इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। यानी एक परमाणु युद्ध सिर्फ उन देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, हर इंसान को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो युद्ध में शामिल हो या ना हो। यहीं पर समझना जरूरी है कि क्यों दुनिया भर के देश परमाणु हथियारों को कम करने और नियंत्रित करने के लिए लगातार बातचीत करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर परमाणु अप्रसार संधि जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि परमाणु हथियारों का फैलाव रोका जा सके। भारत हालांकि इस संधि का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत हमेशा से यह कहता आया है कि उसका मकसद सिर्फ आत्मरक्षा है, आक्रमण नहीं। भारत की नीति हमेशा यही रही है कि शांति बनी रहे, कूटनीति के जरिए मसले सुलझें,
ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। अब एक जरूरी और व्यावहारिक बात समझिए। आम नागरिक के तौर पर इस विषय को जानने का मकसद डरना नहीं बल्कि जागरूक होना है। अगर कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति बने तो सरकार और प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जैसे सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना, रेडियो या आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेना, अफवाहों से बचना। बहुत बार ऐसी आपात स्थितियों में सबसे ज्यादा नुकसान अफरा तफरी और गलत जानकारी की वजह से होता है, ना कि सिर्फ हमले की वजह से। इसलिए शांत रहना, सही जानकारी पर भरोसा करना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना किसी भी आपदा में जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं, ये सवाल, अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं पूछा जाना चाहिए, बल्कि इसलिए समझा जाना चाहिए कि हम शांति की कीमत समझ सकें। जब हम ये सोचते हैं कि युद्ध का असल नतीजा क्या हो सकता है, कितनी जिंदगियां, कितने सपने, कितनी पीढ़ियां तबाह हो सकती हैं, तभी हमें यह एहसास होता है कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। जो देश युद्ध की भयावहता समझते हैं वही असल में सबसे मजबूती से शांति की तरफ काम करते हैं। एक और पहलू समझिए, भारत जैसे देश की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में, उसके लोकतंत्र में, उसकी आर्थिक और सामाजिक मजबूती में है। एक देश जितना मजबूत, जितना एकजुट, जितना आत्मनिर्भर होता है, वो उतनी ही बेहतर तरीके से किसी भी संकट का सामना कर सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोई और गंभीर खतरा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक में मजबूती किसी भी देश की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब सोचिए, आखिर हमें आम नागरिकों को इस विषय से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली सीख यह है कि युद्ध, चाहे किसी भी तरह का हो, हमेशा तबाही ही लाता है, चाहे जीतने वाला देश कोई भी हो। दूसरी सीख यह है कि शांति और कूटनीति हमेशा टकराव से बेहतर रास्ता है। तीसरी सीख यह है कि एक देश के नागरिक के तौर पर हमें अपने देश की सुरक्षा नीतियों को समझना चाहिए। अफवाहों में बहने की बजाय सही जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और आपात स्थिति में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अब इतिहास से एक सबक समझते हैं। दुनिया ने अब तक सिर्फ एक बार असली जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होते देखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों पर। उन दोनों शहरों में कुछ ही पलों में लाखों लोगों की जान चली गई और जो बचे उन्हें दशकों तक बीमारियों, विकलांगता और मानसिक आघात से जूझना पड़ा। आज इतने सालों बाद भी वो शहर इस बात की याद दिलाते हैं कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल किसी भी हालात में इंसानियत के लिए कितना बड़ा नुकसान है। यही वजह है कि उन शहरों में आज भी शांति के लिए समारोह होते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस भयावहता को कभी न भूलें। अब समझिए, भारत के पड़ोस में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं और यही वजह है कि भारत की सुरक्षा नीति बहुत सोच समझकर बनाई गई है। भारत का मकसद कभी दूसरों को डराना नहीं रहा, बल्कि यह सुनिश्चित करना रहा है कि कोई भी देश भारत को कमजोर समझकर हमला करने की हिम्मत ना करे। इसीलिए भारत के पास एक मजबूत, भरोसेमंद परमाणु क्षमता है, जमीन से, हवा से और समंदर से भी, जिसे ट्राइड कहा जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर कभी हमला हो भी जाए तो भारत के पास जवाब देने की क्षमता हमेशा सुरक्षित रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह पूरी व्यवस्था हमला करने के लिए नहीं बल्कि हमले को रोकने के लिए बनाई गई है। अब सोचिए, इतने बड़े खतरे को टालने के लिए कूटनीति की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। दुनिया भर के देश आपस में लगातार बातचीत, संवाद और समझौतों के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हालात कभी इतने बिगड़े ही नहीं कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नौबत आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्थाएं लगातार इस बात पर नजर रखती हैं कि कोई भी देश गैर जिम्मेदाराना तरीके से परमाणु हथियार न बढ़ाए। भारत भी इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा जिम्मेदार आवाज के तौर पर जाना जाता है, जो निरस्त्रीकरण और शांति की बात करता है। अब बात करते हैं ऐसी किसी आपात स्थिति में आम नागरिक की भूमिका की। बहुत बार लोग सोचते हैं कि इतने बड़े मसलों में आम इंसान की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन ये सोच गलत है। सबसे पहली भूमिका है सही जानकारी रखना और अफवाहों से बचना। किसी भी आपात स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर गलत सूचना और डर की वजह से होता है, न कि असली घटना की वजह से। इसलिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लीजिए, सरकारी चैनल, प्रशासनिक अधिकारी, विश्वसनीय समाचार माध्यम, न कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें। दूसरी भूमिका है बुनियादी आपदा प्रबंधन की जानकारी रखना। स्कूलों और कॉलेजों में अक्सर मॉक ड्रिल कराई जाती हैं, ताकि विद्यार्थियों को पता हो कि आपात स्थिति में कैसे सुरक्षित रहना है, कहां जाना है, किन नियमों का पालन करना है।
ये जानकारी सिर्फ किताबी नहीं है, ये असल जिंदगी में जान बचाने में मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी ड्रिल को गंभीरता से लेना चाहिए, मजाक में नहीं। तीसरी भूमिका है समाज में एकजुटता बनाए रखना। किसी भी बड़े संकट के समय समाज का एक साथ अनुशासन के साथ खड़ा रहना सबसे बड़ी ताकत साबित होता है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की मदद की, वो समाज सबसे तेजी से संकट से उभरे। इसके उलट जहां अफरा तफरी और स्वार्थ हावी हो गया, वहां नुकसान कहीं ज्यादा गहरा हुआ। अब एक आर्थिक पहलू भी समझ लेते हैं। किसी भी बड़े संकट का असर सिर्फ जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं रहता, इसका गहरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। व्यापार ठप हो जाता है, विदेशी निवेश डगमगा जाता है और देश को दोबारा खड़ा होने में सालों लग सकते हैं। इसीलिए किसी भी जिम्मेदार सरकार की पहली कोशिश यही होती है कि ऐसे हालात कभी बने ही नहीं, और अगर बन भी जाएं तो नुकसान को कम से कम रखा जाए और जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। अब एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी समझना जरूरी है। किसी भी बड़े संकट के बाद सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरे समाज पर एक गहरा मानसिक असर भी पड़ता है। डर, चिंता और असुरक्षा की भावना लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी घटना के बाद सिर्फ भौतिक पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि लोगों को मानसिक सहारा देना, काउंसलिंग और सहयोग की व्यवस्था करना भी उतना ही जरूरी होता है। एक स्वस्थ समाज सिर्फ मजबूत इमारतों से नहीं, बल्कि मजबूत मन वाले नागरिकों से बनता है। यह विषय पढ़ते वक्त डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर हमें कमजोर नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाना चाहिए। भारत जैसे बड़े, शक्तिशाली और जिम्मेदार देश की नीति हमेशा से रक्षात्मक रही है, आक्रामक नहीं। हमारा मकसद कभी युद्ध नहीं रहा, हमारा मकसद हमेशा अपनी रक्षा करना और शांति बनाए रखना रहा है। इसलिए यह जानकारी हमें घबराने के लिए नहीं, बल्कि समझदार, जागरूक नागरिक बनने के लिए दी जाती है, ताकि हम अपने देश की नीतियों को सही तरीके से समझ सकें और जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा सकें। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं, तकनीक और विज्ञान की भूमिका। आधुनिक समय में किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस देश की चेतावनी प्रणाली यानी किसी खतरे को समय रहते भांप लेने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। सैटेलाइट, रडार और आधुनिक निगरानी तंत्र किसी भी संभावित खतरे की जानकारी बहुत पहले ही दे देते हैं, जिससे जिम्मेदार सरकारें सही समय पर सही फैसले ले पाती हैं। यही वजह है कि आज हर बड़ा देश अपनी रक्षा, तकनीक और वैज्ञानिक क्षमताओं में लगातार निवेश करता रहता है, ताकि हमला होने से पहले ही बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात को संभाला जा सके। एक और जरूरी पहलू है शिक्षा की भूमिका। जब नागरिक, खासकर युवा पीढ़ी, अपने देश की सुरक्षा नीतियों को सही तरीके से समझते हैं, तो वो न सिर्फ जागरूक नागरिक बनते हैं, बल्कि गलत सूचना और डर फैलाने वाली बातों से भी खुद को बचा पाते हैं। इसलिए स्कूल और कॉलेज स्तर पे नागरिक शास्त्र और सुरक्षा से जुड़े विषयों को गंभीरता से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ डरे नहीं, बल्कि समझदारी से सोचें। एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं। सोचिए, दो पड़ोसी हैं, दोनों के पास तलवारें हैं। अगर दोनों हमेशा एक दूसरे को धमकाते रहें, हथियार दिखाते रहें, तो कभी ना कभी टकराव तय है। लेकिन अगर दोनों समझदारी से यह तय कर लें कि हथियार सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हैं और बातचीत से मसले सुलझाना बेहतर है, तो दोनों सुरक्षित भी रहते हैं और शांति से भी रहते हैं। दुनिया के देशों के बीच भी यही सिद्धांत लागू होता है। ताकत का मकसद डराना नहीं, सुरक्षित रहना होना चाहिए। अंत में एक बात और जोड़ना चाहता हूं। दुनिया के इतिहास में जिन देशों ने युद्ध का सबसे ज्यादा दर्द झेला है, वही देश आज सबसे ज्यादा शांति की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो तबाही अपनी आंखों से देखी है। भारत की सभ्यता भी हजारों सालों से यही सिखाती आई है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यही सोच भारत की विदेश नीति में भी झलकती है। भारत हमेशा शांति, संवाद और सहयोग को प्राथमिकता देता है, न कि टकराव को। समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझ में आ गया सर? और अगर आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ये जागरूकता और लोगों तक भी पहुंचे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सुरक्षा और जागरूकता से जुड़ी ये जानकारी हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।